हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.8 को बच्चों पूर्ण रूप से समाप्त करा चुके थे। आई होप कि वो एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.9 के ऊपर बेसिकली बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.9 जो है आपका निश्चित समाकलन का पार्ट है। ठीक है बच्चों, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस बच्चों बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक तो आपकी अब जो तीन एक्सरसाइजेस बची हैं बच्चों 7.9, 7.10, 10, 10 और 7.11, यानी ये तीनों एक्सरसाइजेस आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि समाकलन का 50% से ज़्यादा भाग इन्हीं तीन एक्सरसाइजों से बच्चों पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो तीनों एक्सरसाइजों को बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं फिर बता रहा हूं, समाकलन से अगर क्वेश्चन आएगा तो 50% से ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो लास्ट की तीन एक्सरसाइजों से बनते हैं। निश्चित समाकलन 4 एक्सरसाइजों में समाप्त है, पूरा 4 एक्सरसाइजों में से ये जो लास्ट की 3 एक्सरसाइज बची हैं अब बच्चों, ये वाली एक्सरसाइज जो मैं अब कराने जा रहा हूँ और इसके बाद की 2 एक्सरसाइज, यहाँ से बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं बच्चों निश्चित समाकलन से, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। ओके बच्चों, और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक किया करो। ओके बच्चों, चलिए तो बच्चों अब हम थोड़ा सा इसके बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं एक्चुअली कि किस तरीके से हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। लिमिट्स के बारे में मैं आपको लास्ट एक्सरसाइज में बता चुका था कि अगर एक आपको लिमिट दे रखी होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर यहाँ पर लिमिट का कैसे यूज करेंगे उसके बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, बहुत सिंपल तरीके में सरल शब्दों में समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, बस बात को पूरा समझिएगा। एक्चुअली बच्चों यहाँ पर होगा क्या कि हमें एक फंक्शन दिया होगा इस तरीके से, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी फंक्शन मान लो fx और dx, जैसे हम अनिश्चित समाकलन में पढ़ते थे ऐसे यहाँ पर भी ये एक तरीके से वही चीज है बिल्कुल, बस यहाँ पर एक नई चीज आ जाएगी, लिमिट। क्या चीज आ जाएगी बच्चों? लिमिट। वहां पर जब हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते थे तो जो है वहां पर कोई बाउंडेशन नहीं थी कि आपको इस और इसके बीच में इंटीग्रेशन करना है, बट यहाँ पर थोड़ी सी बाउंडेशन होगी। बाउंडेशन क्या होगी कि यहाँ पर आपसे कह देंगे कि यहाँ पर मान लीजिए x बराबर आपसे कह देंगे a और ये x बराबर b। ठीक है बच्चों, यानी इस तरीके से ये यहाँ पर ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, सपोज ये कोई फंक्शन है y बराबर fx। ठीक है, और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए ये x बराबर a है, ये x बराबर a है और ये x बराबर b है। तो अब एक्चुअली हम यहाँ पर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करके जो एरिया निकालेंगे, वो एरिया कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे किन्हीं दो लिमिटों के बीच में, यानी x बराबर a और x बराबर b, x बराबर a और x बराबर b के बीच का ये जो एरिया है इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों। ठीक है, इसको तो यहाँ बाउंडेशन है। अनिश्चित समाकलन में लिमिट का कोई बाउंडेशन नहीं था, सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता था। यहाँ पर बाउंडेशन है। क्या बाउंडेशन है कि आपको इंटीग्रेशन तो करना है फंक्शन का, जैसे आप पीछे करते थे वैसे ही आपको यहाँ इंटीग्रेशन तो करना है, बट दायरे के अंदर। ठीक है, x इजिकल टू a सॉरी x इजिकल टू a और x बराबर b के बीच में, x बराबर a से पीछे नहीं रहना, x बराबर b से आगे नहीं जाना, x बराबर a और x बराबर b के बीच में हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो x बराबर a है इसे हम बोलते हैं बच्चों निम्न लिमिट, निम्न सीमा। क्या? निम्न सीमा, जिसे हम लोअर लिमिट भी बच्चों कह देते हैं, और इसे बोलते हैं बच्चों उच्च सीमा। क्या? उच्च सीमा। इसे हम अपर लिमिट, यानी इसको एक तरीके से लोअर लिमिट और इसे अपर लिमिट के नाम से बच्चों हम जानेंगे। ठीक है, तो x इजिकल टू a और x बराबर b ये वही लिमिट्स हैं। ओके बच्चों, तो x बराबर a और x बराबर b के बीच में हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करके एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, क्या होगा प्रोसेस, आइए समझते हैं। जैसे बच्चों सबसे पहले क्या होगा, इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं जैसा हमने शुरू से समाकलन पढ़ा है और इंटीग्रेशन करते आए हैं। ठीक है, तो सपोज मैंने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया
और मुझे कुछ मिलेगा। जब मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। माना कि मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, ठीक है, और मुझे जो है यहाँ पर कैपिटल एफ एक्स मिल गया, कैपिटल एफ एक्स मिला। ये इस एफ एक्स का मैंने किया इंटीग्रेशन और ये मिला इंटीग्रेशन होके, तो बस। और इंटीग्रेशन जब हम इसका करेंगे तो बच्चों क्या होगा, जब हम इंटीग्रेशन करते थे अनिश्चित समाकलन में तो सी प्लस करते थे। यहां मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं जो शायद ही आपको क्लियर किसी ने की होगी, कि जब आपने देखा भी होगा जब हम अनिश्चित समाकलन पढ़ते थे तो वहां पर इंटीग्रेशन करने के बाद एक इंटीग्रेटेड कांस्टेंट सी प्लस करते थे, बट निश्चित समाकलन में वो सी प्लस नहीं होता है। ये बात तो आपको पता है, लेकिन क्यों नहीं होता है ये बात आज मालूम पड़ जाएगी आपको, ठीक है। निश्चित समाकलन में सी प्लस क्यों नहीं करते हैं इस बात को आप आज समझ लीजिएगा और आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यस इसलिए सी प्लस नहीं होता है। सी गया कहाँ, अलोप कहाँ हो गया, देखिए आज मालूम पड़ जाएगा आपको कि सी कहाँ गया, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, एफ एक्स प्लस सी। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो फंक्शन दे रखा है इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल पीछे की तरह ही करने वाले हैं, जो हमने 7.1 से लेके 7 तक, जो 7.6 तक 7.7 तक सीखा है, ठीक है बच्चों। तो इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे। मान लीजिए एफ एक्स का मैंने इंटीग्रेशन किया, स्मॉल एफ एक्स का, और मुझे इंटीग्रेशन होकर कैपिटल एफ एक्स मिला, सपोज मिला, और इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर इंटीग्रेटेड कांस्टेंट भी जोड़ेंगे, करेंगे नहीं करेंगे भाई। हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या मिला, कैपिटल एफ एक्स, और इंटीग्रेशन करने के बाद क्या ऐड करते हैं, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट सी, तो हमने भी सी प्लस कर दिया, ठीक है। अब नई बात ये है यहाँ पर ये जो लिमिट आ रही है एक्स बराबर ए एक्स बराबर ई, इनका यूज कैसे हम करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले फंक्शन का करेंगे इंटीग्रेशन और सी प्लस कर देंगे, इतना कर दिया बस। तो अब ये जो लिमिट है बच्चों, अब ये लिमिट लिखी जाएंगी कुछ इस तरीके से। इंटीग्रेशन तो अब हो गया ना, तो अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे ए टू बी। भाई एक्स बराबर ए क्या है, ये लिमिट है लोअर लिमिट, और ये क्या है अपर लिमिट, ठीक है। ये कौन सी लिमिट है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, ठीक है। और ये क्या है, अपर लिमिट, ठीक है भाई। इसे लोअर लिमिट बोलते हैं और इसे अपर लिमिट बोलते हैं। तो अब हमने यहाँ पे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया, सी प्लस कर दिया, तो अब लिमिट क्या लिखी जाएंगी, एक्स बराबर ए टू बी। अब यहाँ पर जब हम लिमिट लगाते हैं तो यही मेन है तीनों एक्सरसाइजेज में। लिमिट कैसे लगाते हैं, लिमिट बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर जहाँ जहाँ भी इस फंक्शन में x आ रहा होगा, अगर हमने x के सापेक्ष समाकलन किया है तो जहाँ जहाँ x आ रहा है उस x की जगह पर इन लिमिटों को लगाएंगे। और लिमिट लगाएंगे कैसे, पहले लगाते हैं हम अपर लिमिट, यानी ऊपर वाली लिमिट, ये वाली लिमिट लगाते हैं। जहाँ जहाँ x आ रहा है अपर लिमिट लगा दो, फिर अपर लिमिट लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लगाते हैं लोअर लिमिट, फिर दोबारा से जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ लोअर लिमिट लगा दो। और जो अपर लिमिट लगाई थी और अपर लिमिट लगा के जो मिला था उसमें से लोअर लिमिट जो लगाई थी और लोअर लिमिट लगा के जो मिला था उसको घटा देते हैं। इट मीन्स दैट कि हम ये कह सकते हैं कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं, ठीक है। पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट लगाएंगे कहाँ, जहाँ जहाँ x आ रहा है, और फिर माइनस उसी में फिर से लोअर लिमिट लगाएंगे जहां जहां x आ रहा है, ठीक है। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हम माइनस करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आगे तक के लिए। क्या करते हैं, जो भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन किया, सी प्लस किया, अपर लिमिट लगाई माइनस फिर लोअर लिमिट लगाई, क्लियर। सी कैसे हटा आइए समझते हैं, ठीक है। तो हम मान लीजिए अब यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, तो अपर लिमिट क्या है भाई, बी है, तो x से क्या लगा देंगे बी, तो f और x की जगह b एंड प्लस सी तो है, और फिर माइनस आ रहा है तो क्या लगा लेंगे, ब्रैकेट, ठीक है। जब भी कभी माइनस आए तो ब्रैकेट लगा के चलिए आप, जिससे कि मिस्टेक ना हो, ओके। चलिए तो अपर लिमिट लगा दी और फिर माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में क्या होता है, जो भी है a है, अब लोअर लिमिट उसी भी लगा दो x की जगह पर, तो f और x की जगह पर क्या लगा देंगे a एंड प्लस c। इज दैट क्लियर, यहीं पे सवाल एंड हो जाएगा। क्या हुआ एक बार फिर समझते हैं। सबसे पहले फंक्शन था, इसका हमने नॉर्मली जैसे हम पीछे इंटीग्रेशन करते थे वैसे ही इंटीग्रेशन किया और प्लस सी कर दिया, ठीक है। अब लिमिट क्या थी, a टू b, तो
तो a टू b लिमिट है, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट लगाते हैं, जहां जहां x है अपर लिमिट यानी b लगा दी, तो x की जगह क्या लगा दिया, b लगा दिया, प्लस c एज इट इज, माइनस ब्रैकेट लगा लिया, फिर लोअर लिमिट, तो x की क्या लगा दी, लोअर लिमिट एंड प्लस c। अब देखिए जब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके चलेंगे, एफ बी एंड प्लस सी, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो एफ ए, और ये प्लस माइनस माइनस सी, और सी से सी कट गया, तो क्या बचा, एफ बी माइनस एफ ए बचा, यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए यहां पर कहीं इसका इंटीग्रेशन करके सॉल्व किया तो क्या सी आया, नहीं आया, सी कहां गया प्यारे, सी देखो इस तरीके से कट जाता है। ऐड तो करते हैं हम सी, बट वो अपर लिमिट में से जब हम लोअर लिमिट को घटाते हैं तो सी जो है कट जाता है प्लस माइनस का होने के कारण। और ऐसे ही हम जितनी भी सवाल करेंगे सब में अगर लिमिट दे रखी होंगी तो अपर लिमिट में से जब हम लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो वहां पर जो सी होगा वो एक्चुअली कट जाएगा, इसलिए हम उस चीज को दिखाते नहीं है और डायरेक्ट आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए सी होता तो है बट वो कैंसिल हो जाता है, हम हर सवाल में उसको दिखाते नहीं है, कह ले कि हम पहले सवाल में भी नहीं दिखाएंगे, तो इसलिए हम ये कह देते हैं कि इसमें सी ऐड नहीं करते। एक्चुअली सी ऐड होता है बट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होने की वजह से जब अपर लिमिट लगाते हैं तो सी प्लस का करते हैं, लोअर लिमिट लगाते हैं तब भी सी अपर इसका इंटीग्रेशन किया तब भी सी प्लस किया, फिर हमने अपर लिमिट लगाई तो उसमें प्लस सी था, बट जब घटाएंगे लोअर लिमिट को तो वो सी किसका हो जाएगा, घटाने की वजह से माइनस का, तो अपर लिमिट वाले पार्ट में से लोअर लिमिट वाले पार्ट का जो सी होता है वो प्लस माइनस होने के कारण कट जाता है, इसलिए सी आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है बच्चों, तो अब आज इस बात को समझ गए होंगे कि बाकी में सी तो होता है बट वो कट कैसे जाता है, चला कहाँ जाता है, कैसे कट जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब हम जितनी भी सवाल करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट वाले उसमें सी को नहीं करेंगे, लिखेंगे, बिकॉज वो कट जाएगा तो लिखना व्यस्त होगा, इसलिए हम उसको जो है नहीं लिखेंगे। ठीक है, वेस्ट होगा, सॉरी व्यस्त नहीं। ओके चलो, तो ये बात क्लियर हो गई आपको, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करते हैं। पूरी तीनों एक्सरसाइजों में क्या करने वाले हैं, फंक्शन दिया होगा, अपर लिमिट होगी, लोअर लिमिट होगी, उस फंक्शन का पहले इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे करेंगे भैया, बिल्कुल पीछे वाली, अगर आपने एक से लेके पीछे तक की सारी एक्सरसाइज, पीछे की सारी एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की पढ़ रखी है तो बिल्कुल वही रूल यूज होंगे, वही फॉर्मूले यूज होंगे, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, बस ये चीज नहीं थी, बिल्कुल वैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे और फिर लास्ट में आके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ओके। एक चीज और बच्चों, क्या यहाँ पर क्या क्या होता है कभी कभी कि हम पीछे प्रतिस्थापन विधि यूज करते थे, प्रतिस्थापन विधि हमने पढ़ी है, तो वहां पर किसी फंक्शन को t द्वारा या p द्वारा प्रतिस्थापित करते थे, मानते थे ना कि ये मान लो बराबर t, फिर इसका अवकलन किया dx बराबर dt, तो प्रतिस्थापित करते थे। अगर यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या होगा बच्चों, इस बात को आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन, आपको लिमिट दे रखा है जो है 1 से दे रखा है, मान लीजिए √3, ये लिमिट है बच्चों। ठीक है, और यहां पर आपको जो है फंक्शन दे दिया बच्चों कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx। तो बिल्कुल वही चीज है, सवाल पूछे जैसा है, बस यहाँ पे लिमिट आ गई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इस x की जगह पर t लगाएंगे, तो यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे x को किसकी जगह द्वारा, t द्वारा, जहाँ लिखेंगे x बराबर x t द्वारा नहीं, x यहाँ पर रखिए आप tan थीटा, क्यों, क्योंकि 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan 2a का फॉर्मूला बन जाएगा, किसका, tan 2a का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो x की जगह सपोज यहाँ पे मैंने रखा tan थीटा। ठीक है, तो x की जगह मैंने tan थीटा रखा, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, अवकलन, तो dx बराबर tan x का अवकलन sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, तो dx की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ये हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर देखिए अब इंटीग्रेशन tan इनवर्स x की जगह 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन tan इनवर्स 2
टेन थीटा, ये सॉरी ये फॉर्मूला बन गया पूरा का पूरा। किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? ये टेन टू थीटा का, टेन टू थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो टेन से टेन इनवर्स कट जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा? टू थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। अब इसका फिर हम करेंगे इंटीग्रेशन, बट कहेंगे सर आपने लिमिट तो वहीं छोड़ दी। तो देखिए लिमिट का क्या मतलब है यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे x बराबर टेन थीटा लिखा, तो आपका पूरा सवाल थीटा की फॉर्म में चेंज हो गया नहीं हो गया? अब आप ये चाहते हैं कि अब आपने इस पूरे सवाल को टेन और थीटा की फॉर्म में चेंज कर लिया, अब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद या फिर आपको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने से पहले ये जो आपको थीटा की फॉर्म में सवाल है, आप इसको थीटा की फॉर्म में ही रहना देना चाहते हैं, थीटा की फॉर्म में ही रहने देना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो लिमिट थी ये हमारी x की फॉर्म में जब था सवाल तब थी, तो अब आपका सवाल थीटा की फॉर्म में हो गया, तो अब आपकी जो लिमिट है वो भी थीटा की फॉर्म में ही होनी चाहिए। ये वाली लिमिट नहीं चलेंगी, ये वाली लिमिट नहीं चलेंगी भाई। क्यों? क्योंकि सवाल x की फॉर्म में था तो ये लिमिट x की फॉर्म में थी, ये x की वैल्यू लोअर लिमिट थी, ये x की वैल्यू तो होती है लिमिट। ठीक है, तो चूंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, लेकिन भाई अब सवाल थीटा की फॉर्म में है तो यहाँ पर थीटा की फॉर्म में लिमिट्स होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें सवाल को थीटा की फॉर्म में ही आगे पूरा लास्ट तक सॉल्व करना चाहते हैं तो हम एक काम करना पड़ेगा, इन लिमिट को भी हमें थीटा की फॉर्म में ही चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करते हैं लिमिट समझ लीजिए। देखिए लिमिट कैसे चेंज करेंगे, x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 लगाएंगे एक बार, x की जगह भाई ये x की वैल्यू तो है x बराबर 1 और x बराबर रूट थी, तो यहाँ पे x बराबर क्या लगाएंगे, यहाँ पे एक बार 1 लगाएंगे, तो x की जगह यहाँ पे लगा देंगे 1 और बराबर में आपने क्या माना है टेन थीटा। अब टेन में 1 किसकी वैल्यू होती है कि सर टेन पाई बाई 4 की होती है। भाई टेन में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है टेन पाई बाई 4 और बराबर टेन थीटा। तो यहाँ से टेन से टेन हट जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाई 4। तो अब लिमिट क्या हो गई हमारी, लिमिट चेंज होके हो गई, x बराबर 1 पर लिमिट क्या आई, जब हमने x बराबर क्या लगाया 1 तो लिमिट क्या आ गई पाई बाई 4। तो अब यहाँ पे 1 की जगह पे क्या आ जाएगा पाई बाई 4। क्लियर, समझ में आया लिमिट कैसे चेंज करेंगे? जो भी हमने माना था यहाँ पर x की जगह 1 लगाएंगे और यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, तो x बराबर 1 पर जो भी थीटा का मान निकल के आएगा वही इसे 1 की जगह पर लगा देंगे। ऐसे ही √3, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे क्या लगा देंगे √3, x की जगह पे √3 और बराबर में टेन थीटा। टेन में √3 किसकी होती है, तो टेन 60 डिग्री की, टेन 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3 और टेन थीटा, तो टेन से टेन हट जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 3। इज दैट क्लियर? तो x इज इक्वल टू √3 पर, x इज इक्वल टू √3 पर क्या आ गई थीटा की वैल्यू पाई बाई 3, तो यहाँ लगा देंगे पाई बाई 3। अब ये हो गई नई लिमिट। समझ में आया लिमिट कैसे चेंज करने वाले हम? लिमिट चेंज करने का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना? जो भी आपकी लिमिट है, तो जो भी आपने x बराबर माना है तो x की जगह पर लोअर लिमिट लगाओ, वहां से थीटा की वैल्यू निकालो, तो जो भी थीटा की वैल्यू आएगी वो 1 की जगह पर लगा देंगे, लिमिट चेंज हो गई। फिर ऐसे ही x इज इक्वल टू √3 लगाओ, यहाँ से थीटा का मान निकालो, कहाँ से, इस तरीके से, जो भी थीटा की वैल्यू आएगी उसे √3 की जगह लगा दो। इस तरीके से लिमिट चेंज हो गई। अब आपको वापस इस सवाल को x की फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आप थीटा की फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा और लास्ट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे। लेकिन आप चाहते हैं साहब कि मैं लिमिट चेंज नहीं करना चाहता हूँ, मुझे नहीं करनी लिमिट चेंज, तो मत करिए, प्रॉब्लम क्या है, मत करो। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, क्या कि इस सवाल को वापस x की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। समझे? तो अब इसका आप समाकलन को ऐसे कैसे करेंगे चेंज भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको यहाँ से थीटा का मान निकाल लो, यहाँ से थीटा का मान निकाल लो। थीटा का मान यहाँ से क्या आएगा tan इनवर्स x, थीटा का मान क्या आएगा यहाँ से tan इनवर्स x। आप लिमिट चेंज नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप क्या करिए, यहाँ पर आप यहाँ पे इधर आ जाइए, इंटीग्रेशन लिमिट आपकी वही रहेंगी 1 से √3 2, थीटा की वैल्यू क्या निकालेंगे आप यहाँ से tan इनवर्स x, तो यहाँ थीटा की जगह tan इनवर्स x, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स x। ठीक है, tan इनवर्स x। ओके, फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, या तो आप सवाल को
वापस x की फॉर्म में चेंज करो अगर आप लिमिट चेंज नहीं करना चाहते हैं। अगर आप वापस x की फॉर्म में चेंज नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। कैसे चेंज करनी पड़ेंगी वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो लिमिट चेंज करने का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, इस एक्सरसाइज का इंटीग्रेशन करने का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब आते हैं बच्चों हम सवालों पर, ठीक है। चलिए तो आइए अब आते हैं हम सीधे सीधे सवालों पर। इतनी चीज़ों को समझना जरूरी था इस एक्सरसाइज को समझने के लिए, ठीक है भाई। चलो अब उठाते हैं बच्चों क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के। बहुत आसान है, पीछे वाले फॉर्मूले यूज होंगे, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों पहला सवाल लेते हैं। पहले सवाल में हमें दे रखा है बच्चों इंटीग्रेशन लिमिट लोअर लिमिट -1 से लेके अपर लिमिट +1 तक, और ये x + 1 dx, ठीक है बच्चों। ये फंक्शन है, इसका हमें क्या करना है, 1 से 20 तक के प्रश्नों में निश्चित समाकलनों का मान निकालना है, निश्चित समाकलनों का मान निकालना है। तो देखिए क्या करने वाले हैं, फिर सवाल देख लेते हैं एक बार। लिमिट लोअर लिमिट कितनी है इसमें -1, अपर लिमिट उच्च सीमा कितनी है 1, और फंक्शन क्या है x + 1 dx। तो पहले क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करो जैसे हम करते हैं बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। किसके सापेक्ष, dx है तो x के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो करिए भाई, ये दो जगह हैं, दोनों का कर दो। x की पावर यहाँ 1 है तो x की पावर 1 का समाकलन क्या होता है, तो x की पावर 1 का समाकलन होता है x की पावर 1 + 1 / 1 + 1, वही कॉन्सेप्ट आने वाला है x की पावर n वाले फॉर्मूले से। तो x की पावर 1 का समाकलन x की पावर 1 + 1 / 1 + 1 एंड प्लस ये 1 है, 1 का समाकलन क्या होता है x, ठीक है। और समाकलन हो गया तो अब समाकलन का चिन्ह तो हट जाएगा। अब ये ब्रैकेट लगा लो और लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, समझे। तो अब हमने समाकलन किया तो यहाँ पे c+ हम करते, बिल्कुल करते, लेकिन जब हम अभी यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो वो +c और -c उस तरीके से कट जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे c को यूज नहीं कर रहे हैं। क्लियर, क्यों नहीं कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बस अब क्या करना है आपको बच्चों, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। x की पावर 2/2 + x और लिमिट्स अपर लिमिट लोअर लिमिट -1 से +1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट रखने पर, लिमिट रखने पर, तो लिमिट रखेंगे बच्चों तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे अपर लिमिट क्या है हमारी 1, तो जहां जहां x आ रहा है 1 लगा दो। फिर माइनस लोअर लिमिट क्या है हमारी -1, जहां जहां x आ रहा है लोअर लिमिट लगा दो। पहले अपर लिमिट लगाते हैं बाद में लोअर लिमिट लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। इज दैट क्लियर। तो अपर लिमिट लगाएंगे x की जगह 1, तो जहां जहां x आ रहा है 1 लगाओ, तो 1 का स्क्वायर / 2 और +1 अपर लिमिट लग गई, और माइनस करेंगे किसको, फिर लोअर लिमिट को। तो माइनस है तो ब्रैकेट लगा लो भाई, अपर लिमिट लगा दी इसमें, ठीक है। अब माइनस लोअर लिमिट लगा दो इसमें दोबारा से, जहां जहां x है क्या लगाएंगे -1, तो -1 का स्क्वायर / 2 प्लस x की जगह -1, इस तरीके से। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे बचा 1 का स्क्वायर 1/2 + 1 माइनस यहाँ -1 का स्क्वायर 1/2 और +-1। इसको सॉल्व करो, एलसीएम लेके 2 एकम 2 और 1 3/2 माइनस 2 एकम 2 और -2 में से 1 जाएगा तो यानी क्या बचेगा, माइनस का 1/2। तो ये आ गया आपका 3/2 और माइनस प्लस 1/2। तो एलसीएम क्या आएगा प्यारे यहाँ से 2, तो ऊपर कितना आएगा 3 + 1 यानी 4/2 और 2 2 जा 4। तो फाइनली आंसर क्या आ गया तुम्हारा 2 आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये आपका आंसर। इज दैट क्लियर, समझ में आया ना क्या किया हमने, आराम से क्लियर हो गया होगा। कितना आ गया 2 आंसर आ गया। ऐसे आप करने वाले हैं सवालों को, ठीक है। सभी सवाल ऐसे ही होंगे, बस जो भी फंक्शन दे रखा है आप उसका पहले इंटीग्रेशन कीजिए, फिर इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसके बाद सॉल्यूशन आपका आंसर। क्लियर। चलिए अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3 और 1/x
dx। ठीक है, तो देखिए इसका समाकलन करेंगे हम। तो कैसे करने वाले हैं इसका समाकलन, ध्यान से समझिए बच्चों। सबसे पहले इसका जब हम समाकलन करेंगे तो लिखेंगे आप x के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 1/x है और 1/x का समाकलन क्या होता है, log mod x। 1/x का समाकलन log mod x, तो हो जाएगा log mod x। ठीक है, और अब अपर लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपर लिमिट लगाएंगे, लिमिट रखने पर तो क्या होगा, अपर लिमिट x ये क्या लगाने वाले हैं 3, जहाँ जहाँ x है 3 लगा दो, तो log mod 3 माइनस लोअर लिमिट log mod x ये क्या लगाने वाले हैं 2। ठीक है, अब ये दोनों माइनस में है, log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग log माइनस में होता है तो डिवाइड में हो जाता है, तो ये हो जाएगा log mod 3/2। आप चाहें तो इसे log ओनली 3/2 भी लिख सकते हैं। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि मॉड का मीन सिर्फ इतना होता है कि वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है, तो 3/2 ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अगर बच्चों थोड़ी सी कहीं भी मुझसे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ आप उसको अपना समझ के छोड़ के सही करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, हो जाता है मैथ में कहीं कहीं एक्चुअली, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा माइंड में ना रखें कि सर ने गलती कर दी। देखिए मैथ में अगर थोड़ा सा भी इधर रहता था, कोई ना कोई संख्या मिस हो जाती है तो आंसर हो सकता है उसकी वजह से मिसमैच जरूर हो जाए, लेकिन गलत नहीं होगा सवाल, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलो वैसे मैं कोशिश करता हूँ, चलो फिर भी एक्चुअली रह ही जाता है कहीं कहीं कभी कभी। तीसरा सवाल देखिए बच्चों क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 1 से 2 लोअर टू अपर लिमिट दे रखी है 1 से 2 और फंक्शन 4x³ माइनस के 5x² प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, और dx। तो यहाँ पर देखिए कई फंक्शंस दे दिए बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबका हम अलग अलग समाकलन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे x के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो 4 तो क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, और x³ का समाकलन x³ प्लस 1/3 प्लस 1 यानी 4/4। ठीक है, माइनस यहाँ 5 कांस्टेंट है, x² का समाकलन x² प्लस 1 यानी 3/3। ठीक है, पावर बढ़ जाती है तो x³ एंड प्लस 6 कांस्टेंट है, x⁴ का समाकलन x⁴ प्लस 1 यानी 2/2 और प्लस 9 कांस्टेंट है, और यहाँ पे इनटू में 1 होगा, 1 का समाकलन x। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से इसका समाकलन, और लिमिट 1 से 2। ओके, अब देखिए 4 से 4 कट गया। ठीक है, और 2 से ये कट गया 3 बार, तो बचा क्या बारे यहाँ पे बचा x⁴ माइनस 5/3 x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 9x और लिमिट अपर लोअर लिमिट 1 से 2। अब आप यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए। लिमिट कैसे लगाते हैं कि पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं हमेशा, तो यहाँ पे कीजिए जहाँ जहाँ x आ रहा है क्या लगाएंगे, अपर लिमिट यानी 2, तो लगाइए बच्चों। तो यहाँ 2⁴ माइनस 5/3 इंटू 2⁴ प्लस 3 इंटू 2⁴ प्लस 9 इंटू 2 अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट लगा दो। लोअर लिमिट कितनी है 1, तो 1 लगाओ। 1⁴ माइनस 5/3 1⁴ प्लस 3 1⁵2 प्लस 9 इंटू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट कर दीजिए, तो 2 की घात 4 कितना होता है 16 माइनस यहाँ 2 की घात 3 कितना होता है बच्चों 8, 8 40/3 प्लस 2 की घात 2 4 तिया 12 और ये 9 दूनी 18 माइनस यहाँ पे 1 की घात 4 1 ही आएगा, माइनस 5/3 ही आएगा, और यहाँ प्लस 3 और प्लस 9। अब सॉल्व कीजिए, 12 और 18 कितने हो गए बच्चों 30, और 30 और 16 हो गए आपके 46 माइनस 40/3 माइनस यहाँ पे आप 9 और 3 12 और 1 13 माइनस 5/3। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 46 तिया ये हो गया आपका 138, 3 6 18 3 चौक 12 और 1 13
और -40/3 आएगा, से सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो 13 तिया 39 -5/3 आएगा। तो सॉल्व करिए भाई, 138 में से गए 140, तो कैसे घटाने वाले हैं बच्चों हम इसको? तो देखिए यहाँ पर आपका जो घटेगा 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही आएगा, और यहाँ 13 में से 4 जाएगा तो 9, 4 13 9 आएगा, 98 बचा बटे 3 माइनस यहाँ पे घटाएंगे तो ये आएगा आपका 34 34/3, तो एलसीएम आ गया 3, तो 98 -34। बच्चों हर स्टेप को समझाना बिल्कुल बच्चों की चीज़ें हैं, ये भिन्न सॉल्व करना, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए मैं, नहीं तो माइंड में कैलकुलेशन करके तुरंत भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप, ठीक है। तो घटाइए, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 3 गया तो 6/3, ठीक है। दिस इज योर आंसर। आप चाहें तो पॉइंटों में भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपका ये तीसरा प्रश्न सवाल। तो सवाल को बिल्कुल आराम से कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझते हुए, कोई भी सवाल भारी नहीं लगेगा, बहुत आराम से हो जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से π/4, ठीक है, और साइन 2x dx, ओके। अब देखिए यहाँ पर भी वही काम, पहले इसका क्या करना है, समाकलन कर दीजिए। इसका समाकलन sin 2x का समाकलन, इस 2x को यूँ रखो, तो sin 2x का समाकलन क्या होता है बच्चों, -k cos 2x, और समाकलन में x के गुणांक से भाग देते हैं, x का गुणांक 2 है तो 2 से दे दो भाग, क्लियर। और लोअर लिमिट 0 से π/4। अब तुम एक काम कर सकते हो क्या, कि इस -1/2 को आप बाहर ले सकते हो भाई, इनटू में -1 होगा तो -1/2 को आप बाहर भी निकाल सकते हो, और इसको सिर्फ ऐसे लिख सकते हो, cos 2x 0 से π/4, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉन्सेप्ट यूज कर लो, तो -1/2 तो बाहर है, अपर लिमिट लगाएंगे नहीं, x की जगह π/4, तो cos 2 और x की जगह π/4, और माइनस लोअर लिमिट यानी cos 2 और x की जगह क्या लगाने वाले हैं हम, 0, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये आपका हो गया, आप चाहें तो इसको हटा दीजिए, जरूरत नहीं है इसे। तो ये हो गया आपका -1/2, 2 दूनी 4, तो क्या बचा cos π/2, और ये cos 0, तो -1/2, तो cos π/2 की वैल्यू क्या होती है भाई, यानी cos 90 की, तो cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 माइनस, और cos 0 की वैल्यू 1, तो फाइनली यहाँ बचा -1, और इसका मल्टीप्लाई 1 अंदर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 बन जा 1, और नीचे 2 का 2, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपका ये भी सवाल कंप्लीट। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ आपको काम करना है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। तो तीसरा सवाल भी कंप्लीट बच्चों आपका, और चौथा सवाल भी आपका कंप्लीट। अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आइए 5 को लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से π/2, और यहाँ पर क्या है cos 2x dx। तो ये सवाल तो बच्चों मैंने अभी कराया है, चौथा वाला, सेम ऐसा ही आप स्वयं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है। 6 को देखिए, 6 क्या है, इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपॉन 0 से 5 से 4 है बच्चों, सॉरी 5 से 4 दे रखी है लिमिट, नहीं 4 to 5, ओहो 4 से 5 है ना, 4 से 5 है, और यहाँ सवाल थोड़ा चेंज है, सिर्फ e⁻x dx है, ठीक है, e⁻x dx। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बस समाकलन कर दो सीधे सीधे, e⁻x का समाकलन e⁻x ही होता है, और लिमिट 4 से 5। अब अपर लिमिट तो e⁻x की जगह 5 माइनस लोअर लिमिट e⁻x की जगह 4, दिस इज योर आंसर। ऐसे ही आप लिख दीजिए, आप चाहे तो यहाँ से e⁻4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो वैसे नहीं इतना ही रहने दीजिए, यही ठीक है, ठीक है, आपका आंसर। चलिए इसके बाद 7वें को लेते हैं, 0 से π/4 10x log x। 7वां इंटीग्रेशन 0 से π/4 है 10x dx, इसका आपको समाकलन करना है। तो देखिए क्या करेंगे आप,
सबसे पहले tan x का समाकलन करो। तो भाई tan x का समाकलन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था tan x के दो समाकलन बताए थे बच्चों। क्या होते हैं tan x का, एक तो अगर माइनस के log mod cos x और एक प्लस सी और एक log sec x प्लस सी। तो आप माइनस की फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो cos में लगा दीजिए और प्लस की फॉर्मूला लिखना तो sec लगा दीजिए। अब किताब में sec लगाया हो या cos वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, कोई सा भी लगा सकते हैं, आपका करेक्ट माना जाएगा कुछ भी। तो आप tan x का फॉर्मूला हम लगाते हैं यहाँ पे sec वाला, ठीक है, पॉजिटिव। तो tan x का समाकलन होगा log mod sec x, ठीक है। और c तो हम प्लस करते हैं लेकिन वो अपर लोअर की वजह से हट जाएगा तो इसलिए हम दिखा नहीं रहे हैं उसको, ठीक है। और 0 से π/4। अब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट यानी log mod x की जगह sec x की जगह π/4 और माइनस लोअर लिमिट log mod sec x की जगह 0, ठीक है। और ये आपका अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है तो भाई इधर ही कर लीजिए। चलो आगे जाके sec π/4 की वैल्यू क्या होती है, तो sec 45 π/4 मतलब क्या होता है 45, sec 45 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 45 की बताओ पहले। तो cos 45 की होती है 1/√2, ठीक है। तो उल्टा करेंगे sec, क्योंकि cos का उल्टा sec होता है तो वैल्यू हो जाएगी ओनली √2, तो यहाँ पे √2, ठीक है। एंड माइनस log mod sec 0 की वैल्यू, तो भाई cos 0 की वैल्यू 1, तो sec 0 का उल्टा करेंगे 1 का उल्टा 1 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू 1, ठीक है। अब इसको आप चाहें तो log माइनस में तो डिवाइड में लिख सकते हैं log प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो √2/1 या ओनली log √2 भी लिख सकते हैं, या किताब में मुझे नहीं पता और सॉल्व कर दिया, देखो ऐसे कर दिया होगा log 2 की पावर 1/2। भाई रूट का मतलब 1/2, 1/2 log की प्रॉपर्टी का आगे गिर जाता है तो 1/2 log 2, ये भी आंसर ठीक है। और फिर या फिर 1/2 और log 2 की वैल्यू 0.3010 वो भी लगा सकता है, तो आप देख लीजिएगा। आप चाहे तो वैल्यू लगा के पॉइंटर में आंसर तो लगा दीजिएगा, यहाँ छोड़ दिया तो ये भी आपका ठीक है, ठीक है। या ऊपर यहाँ भी छोड़ सकते हैं वो, यहाँ पर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। या पॉइंटर में भी आ सकता है तो log 2 की वैल्यू लगा देंगे हम, ठीक है। चलो तो ये भी सवाल आपका कंप्लीट, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 7 हो गया 8 देखिए, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट π/6 और अपर लिमिट π/4 और कोसेक x dx, ठीक है। तो पहले क्या करने वाले हैं, कोसेक x का समाकलन नॉर्मली क्या होता है, कोसेक x का समाकलन मैंने 2 बताए थे बच्चों आपको, कोई सा भी आप लगा दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कोसेक का करेंगे बच्चों हम log mod कोसेक x माइनस cot x, ठीक है। कोसेक x माइनस cot x, कोसेक x माइनस cot x, मॉडुलस क्लोज प्लस सी, तो हम प्लस करेंगे नहीं क्योंकि वो आगे जाके कट जाएगा। तो क्लियर, log कोसेक x का समाकलन log कोसेक x माइनस cot x हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, लिमिट क्या है हमारी, तो लिमिट है हमारी π/6 से π/4। अब लिमिट लगाओ तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log mod कोसेक x के क्या लगाने वाले हैं π/4 माइनस cot x की जगह π/4, तो अपर लिमिट लगा दी और माइनस log mod, अब लोअर लिमिट अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाते हैं ना, तो लोअर लिमिट कितनी है π/6, तो यहाँ पे लगाओ log mod कोसेक π/6 माइनस cot π/6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो log mod कोसेक π/4 की वैल्यू भाई, तो sin π/4 की वैल्यू 1/√2, तो कोसाइन का उल्टा कोसेक होता है, वैल्यू उल्टी हो जाएगी यानी √2, यानी यहाँ पे आ जाएगा √2 और माइनस cot π/4, तो tan π/4 की वैल्यू 1 उल्टा करेंगे तो 1 आएगा, माइनस log mod कोसेक π/6 होता है बच्चों 30, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, उल्टा करेंगे तो 2, माइनस cot π/6 यानी cot 30, तो वो होती है उसकी वैल्यू cos 30 की होती है √3/2, उल्टा करेंगे 2/√3, ठीक है। ये तो हो जाएगा cos, अच्छा कि सॉरी ये cot है, मुझे लगा cos का उल्टा sec है, नॉट sec, ये यहाँ पर वैल्यू बदल जाएगी, ये cot π/6 है, तो 10 में जो है 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3, तो उल्टा होकर √3 आ जाएगा यहाँ पे बच्चों,
इसकी वैल्यू होती है √3, क्योंकि मैंने ऐसा बता कैसे वैल्यू निकाल रहा हूँ, आप भी निकाल सकते हैं बिना ज़्यादा याद किए। क्या करना है आपको, कॉट का उल्टा क्या होता है 10, तो 10 में इस एंगल में वैल्यू किसकी होती है, तो ये होता है π/6 मतलब π/6 मतलब 30, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और कॉट उसका उल्टा होता है, तो वैल्यू उल्टी कर दो 1/√3 का उल्टा √3 ऐसे करके, ठीक है। या फिर आपको याद है तो डायरेक्ट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी आप यूज करिए। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी के कारण माइनस में डिवाइड में हो जाएंगे, तो लॉग √2 - 1 और ये हो जाएगा 2 - √3, ठीक है। ये भी आपका आंसर ठीक है, आप इसमें ज़्यादा गौर ना करें, और आप चाहें तो इसका परिमेयकरण भी कर सकते हैं या यहीं पर छोड़ सकते हैं, आपका आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सवाल था बच्चों 7 आपकी चल रही है 9 का 8 सवाल, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। सभी सवाल बिल्कुल ऐसे ही होने वाले हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है और समझना है, ठीक है बच्चों। क्योंकि जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊँ उससे मत भटकिएगा यार, वरना आपको दिक्कत आएगी ही आएगी, ओके। तो कॉन्सेप्ट से मत भटकिएगा। √2 - 1/2 - √3, यस यही छोड़ दिया है, यही आपका आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 9वां सवाल, 9वें सवाल में देखिए क्या दे रखा है बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से 1 अपर टू लोअर लिमिट dx अपॉन √ में 1 - x², ठीक है, ये सवाल है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन, तो ये 1/√में 1 - x² किसका समाकलन होता है बच्चों, तो ये होता है बच्चों किसका, साइन इनवर्स x का, तो इसका साइन इनवर्स x समाकलन कर दिया, और 0 से 1 लिमिट, अब लगाओ अपर लिमिट, तो साइन इनवर्स x की जगह 1 माइनस लोअर लिमिट साइन इनवर्स x की जगह 0, तो साइन इनवर्स ये 1 किसकी वैल्यू होती है, किसमें, साइन में, क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स है ना, तो 1 होती है 90 की, तो यहाँ लिखेंगे साइन 90 यानी π/2, और माइनस साइन इनवर्स, साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 0 की, ठीक है 0 की, तो साइन से साइन इनवर्स हट गया, क्या बचा π/2, और यहाँ साइन से साइन इनवर्स हट गया, क्या बचा 0, फाइनली π/2 आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से तो पहले नॉर्मली इंटीग्रेशन करो, फॉर्मूले आपको पता हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो, ठीक है। चलो 10वीं पे पढ़ते हैं बच्चों। 10वां सवाल क्या है, 10वां है इंटीग्रेशन, देखिए 10वां भी सेम है, आप खुद करिएगा। यहाँ पे ये है 1/1 + x², तो ये होता है tan इनवर्स x का समाकलन, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए 11वें पे आते हैं बच्चों। देखिए 11वें में क्या दे रखा है, 11वां सवाल है इंटीग्रेशन 2 से 3 लिमिट है, और dx अपॉन x² - 1, ठीक है, x² - 1, ये फॉर्मूला किसका है बच्चों, तो मैंने क्या कहा था, फॉर्मूले में प्लस माइनस का भी चेंज आ गया, पूरा फॉर्मूला चेंज, आगे पीछे हो गया पूरा फॉर्मूला चेंज, तो फॉर्मूले बहुत ध्यान से याद करने हैं आपको। मैंने आपको जब फॉर्मूले कराए थे एक्सरसाइज वाइज तो आपको समझाया भी था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला किसका है, तो अगर हम इसमें 1 पर अगर स्क्वायर लगा दें तो ये फॉर्मूला किसका हो गया बच्चों, ये हो गया 1/2, देखिए ये तो x का काम करेगा और ये a का काम, तो 1/2a log mod x - a अपॉन x + a, ये फॉर्मूला है बच्चों, ये ध्यान है फॉर्मूला। देखिए मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन dx अपॉन x² - a², तो 1/2a log mod x - a अपॉन x + a + c, ये फॉर्मूला था, ध्यान है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये वही बन गया, देखो x² - 1 की जगह क्या है a² है, तो यहाँ पे 1² लगा दिया, तो 1/2 a की जगह पे 1 x - 1 x + 1, ठीक है। अब लिमिट है आपकी ये 2 से 3, ठीक है। तो अब देखिए 1/2a से आप बाहर ले लीजिए और लिमिट लगाइए, अपर लिमिट यानी x की जगह 3, तो log mod 3 - 1 और नीचे 3 + 1, और माइनस लोअर लिमिट, तो log mod x की जगह 3 - 1 अपॉन 3 + 1, ठीक है, इस तरीके से। तो आप सॉल्व कर दीजिए यहाँ पे, तो 1/2 तो आपका ही है, log mod 2/4 माइनस log mod कितना हो गया ये, तो ये तो भाई आपका जो है अपर लिमिट
ओहो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अपर लिमिट तो क्या है हमारी 3 है, बट लोअर लिमिट प्यारे 2 है। लोअर लिमिट कितनी है 2, तो यहाँ 2 में से घटेगा ये प्यारे, किस में से 2 में से। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो ठीक है, 3 में से 1 गया 2/4 और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 और नीचे 3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखिए ये लॉग माइनस में तो लॉग प्रॉपर्टी के कारण बटे में हो जाएंगे, तो 1/2 लॉग ये आ जाएगा 2/4/1/3, तो ये 3 जाएगा ऊपर। ठीक है, और ये 2 दूनी 4, तो 3 का ऊपर करना करेंगे तो ऊपर तो 1 बचा, क्योंकि 2 से तो 4 कट गया, तो 3/2 दिस इज योर आंसर। आप चाहें तो इस 1/2 को ऊपर ले आ सकते हैं, फिर इसको रूट में भी ले सकते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, बस यहीं छोड़ दीजिए, आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये मैंने 11 क्वेश्चन अभी तक करा दिए, आपको बहुत अच्छे से इनका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, तो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आपको कोई भी समस्या किसी भी सवाल में नहीं जाएगी, सभी सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और बच्चों मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ से इस एक्सरसाइज से और आने वाली 2 एक्सरसाइज से, भाई आप किसी भी किताब को उठाइएगा, किसी भी मॉडल पेपर को उठाइए, किसी भी अनसॉल्व पेपर को उठाइए, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। और आगे की 2 एक्सरसाइजों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इस एक्सरसाइज का आपको पढ़ना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। तो इस एक्सरसाइज को पूरा क्वेश्चन समझिएगा। जिस तरीके से आपने समाकलन की पहली एक्सरसाइज 7.1 को पढ़ा था ना, तो फिर आपको आगे की एक्सरसाइज समझ में आती गई थी, तो ऐसे ही इस एक्सरसाइज को समझेंगे तो आपको आगे की जो 2 एक्सरसाइज हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपका ये भी बच्चों कंप्लीट हो गया 11वां। अब 12वें को देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे 12वें सवाल में देखिए क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 से π/2। ठीक है, एंड cos स्क्वायर x dx। अब इसका समाकलन तो भाई cos स्क्वायर का समाकलन तो हमने नहीं पढ़ा है, तो cos स्क्वायर x का समाकलन नहीं पढ़ा है, तो इसको करते कैसे हैं, इसके ऊपर एक एक्सरसाइज में पूरी खत्म करा। कौन समाकलन में क्या करेंगे, cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लो। कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं cos 2x बराबर क्या होता है भाई, cos की फॉर्म में 2 cos स्क्वायर x -1 -1 को इधर लाओ तो cos 2x + 1 हो जाएगा, और ये 2 cos स्क्वायर x 2 को डिवाइड में भेजो तो cos 2x + 1/2 बराबर cos स्क्वायर x। ये वैल्यू निकाल ली, इस वैल्यू को यहाँ लगा दो बस। ठीक है, cos स्क्वायर x की जगह ये वैल्यू लगा दो, तो इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x की वैल्यू cos 2x + 1 और /2 dx, और 0 से π/2 लिमिट्स हो गई। अब इस 1/2 को बाहर ले लो और इसका इंटीग्रेशन करो, cos 2x का समाकलन sin 2x, और x का गुणांक क्या है 2, तो 2 से भाग, और +1 का समाकलन x, और लिमिट्स 0 से π/2। अब लिमिट लगा दो तो 1/2 तो है ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अपर लिमिट यानी x से क्या लगाने वाले हैं यहाँ पे π/2, तो sin 2 और x की जगह π/2/2 चल ही रहा है, और प्लस x की जगह π/2। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या लगाएंगे, x की जगह 0, तो sin 2 और x की जगह 0/2 और प्लस x की जगह 0। ठीक है, तो देखिए अब क्या बचा यहाँ पे 1/2 तो है, इससे ये कट गया, तो sin 180 की वैल्यू क्या होती है भाई, तो देखिए अगर आपको नहीं है तो आप क्या करेंगे 90 + 90 में इसको तोड़ेंगे, तो sin 90 + थीटा किसमें पड़ा, सेकंड में sin होता है तो प्लस चेंज होगा cos में, cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो जब डायरेक्ट हमने sin 180 की वैल्यू कैसे निकाली, ये आ गई, कितनी आ गई 0, तो sin 180 की वैल्यू होती है प्यारे 0/2 + π/2। ठीक है, और माइनस sin 0, ये 0 हो जाएगा, sin 0 की वैल्यू 0/2, तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0/2 + 0, तो फाइनली ये 0, तो 1/2 का π/2 में करूँगा 1/2 × 2 4, और ये तो पूरा 0 हो ही गया, यही आपका आंसर है भाई। तो 0 हो गया ना पूरा, 0 से 0 में भाग देंगे, ये 0 ये 0 ये 0, 1/2 का गुणा π/2 में करेंगे π/4, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से आप कीजिए। तो इतने सवाल मैंने कराए, बाकी थोड़ी एक्सरसाइज लंबी है, 22-23 सवाल हैं, तो बाकी अगली वीडियो में इस एक्सरसाइज को बच्चों हम पूरी तरह समाप्त करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट, और जो मैंने इस एक्सरसाइज को अनिश्चित समाकलन को जैसे मैंने अनिश्चित समाकलन को जैसे शुरू किया है, वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो प्लीज़ बच्चों यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक किया करो। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।